जय हिंद फ्रेंड्स। देखिए, आज जो भी डेट हो, ठीक है, आप सभी को पहली बात तो दीपावली को अनंत शुभकामनाएं। और हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने दीपावली अच्छे से मनाई होगी और सभी लोग अच्छे होंगे। अब इसके बाद लंबे समय के बाद आज की क्लास होने जा रही है और इसे आप पहले के जैसे ही ध्यान देंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम समझते हैं। देखिए, मैंने पिछली क्लास में आपको सिखाया था कि मगध का उदय कैसे हुआ, इस पर हर्यक वंश ने किस प्रकार से क्या काम किए। अब उसी के बाद दूसरा वंश आता है शिशुनाग वंश। ठीक है, तो शिशुनाग वंश में हम बात करते हैं। शिशुनाग वंश से आपसे सवाल क्या पूछेगा, तो शिशुनाग वंश देखो, इसके पहले कौन सा था, हर्यक वंश। तो हर्यक वंश का एक शासक होता है, इसे कहते हैं हर्यक वंश का अंतिम शासक। तो हर्यक वंश का अंतिम शासक है तो उसका नाम है नागदशक। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, नागदशक नाम का एक शासक होता है जो हर्यक वंश का अंतिम शासक होता है। यही जो नागदशक है, नागदशक का एक अमात्य होता है, उस अमात्य का नाम है शिशुनाग। क्या नाम है? शिशुनाग। ठीक है, अमात्य का नाम शिशुनाग है। तो इसमें देखो कहानियाँ विशेष हैं, उन कहानियों को हम फिर कभी बैठेंगे तो देखेंगे, लेकिन अभी एग्जाम की दृष्टि से ही आप ध्यान दे लें। इनका होता है अंतिम शासक, क्योंकि हर चीज़ का कोई ना कोई घटना घटती है, उसका कोई ना कोई कारण होता है। ठीक, तो उसका शासक कौन है? नागदशक। और उसका अमात्य कौन है? शिशुनाग। ठीक है, यही शिशुनाग नागदशक को परास्त कर पुनः अपनी सत्ता आसीन कर लेता है और अपने ही नाम से एक इस वंश चलाता है जिसका नाम होता है शिशुनाग वंश। क्या नाम होता है? शिशुनाग वंश। कोई समस्या यहाँ तक किसी को? नहीं। इसमें और क्या पूछेगा, कहेगा शिशुनाग वंश का जो है सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, तो शिशुनाग वंश का सबसे शक्तिशाली शासक काला शोक है। क्या है? स्रोत के अनुसार काला शोक है। काला शोक के समय में ही 483 ईसा पूर्व में सेकंड बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ है और ये सेकंड बौद्ध संगीति वैशाली में सर्वकामी की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी। इस बात को समझ जाएंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक जिसका नाम है नंदीवर्धन। कौन? नंदीवर्धन, या इसी को महानंदिन के नाम से भी जानते हैं। देखो, अब कई स्रोतों के अनुसार आप जानते हैं शिशुनाग वंश के बाद आता है नंदवंश। कौन? नंदवंश। कई स्रोतों के अनुसार उसमें यही कहा गया है कि नंदी वर्धन ही महानंदिन है और महानंदिन ही महापद्मनंद है। समझ जाएगा ना, महानंदिन ही महापद्म नंद है। और कई स्रोतों के अनुसार ये बताया गया है कि जो महापद्मनंद है वह नंदिवर्धन नहीं है बल्कि अलग अलग। इस प्रकार से इतिहासकारों में इसमें मतभेद है। तो आप लेकिन जानते रहेंगे कि इतना जानिए, कुछ भी हो आप याद रखना। इसके बाद कौन सा वंश पढ़ना है? जिसका नाम है नंदवंश। कौन सा वंश? नंदवंश। है डालिए छोटा सा, नंदवंश। नंद वंश। ठीक है, नंद वंश। मगध साम्राज्य पर आसीन अगली जो राजवंश है उस राजवंश का नाम है नंदवंश। कौन सा? नंदवंश। देखो, नंदवंश कौन है, इसके विषय में डायरेक्टली सवाल जो कुछ आते हैं आपके, उनकी आप जानकारी ले लें। ठीक है, पहला सवाल तो पूछेगा, ये बताइए मगध साम्राज्य पर आसीन होने वाला प्रथम शूद्र राजवंश कौन सा था? आंसर होगा नंदवंश। कौन सा? नंदवंश। नंदवंश ये शूद्र राजवंश होता है, इस बात को समझ पाएंगे। ठीक है, देखो थोड़ा सा यहाँ पर एक कहानी थोड़ी सी जान लो, ज़्यादा नहीं। ठीक है, क्योंकि ऐसे कहानी शुरू होगी तो बहुत बड़ी हो जाएगी। इसमें जो इसके पहले शिशुनाग वंश था, ठीक है, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन है बताइए? कौन? नंदीवर्धन ही कहते हैं। समझ पाए ना, मैंने बताया कि समस्या है, बहुत सारे इतिहासकारों में मतभेद हैं। तो जो इसमें ये कहा जाता है कि जो नंदवंश है, नंदवंश का संस्थापक महापद्मनंद को माना जाता है। और महापद्मनंद ये इसके पास जो है, इसके पास कुल मिलाकर के
9 पुत्र होते हैं। कितने पुत्र? 9 पुत्र। और ये ऐसा था कि नंदिवर्धन के साम्राज्य में ये नाई का कार्य करता था। नाई करने का मतलब जो है दाढ़ी बाल बनाने का काम करता था। इस बात को समझ जाएंगे। और इसके 9 पुत्र थे, जिनमें से 9 के 9 एक देखा जाए सेना है ना। 9 पुत्र का मतलब बड़ी बात है, ठीक है। तो ये एक बार जो है जब साम्राज्य में है तो राजा साहब के दाढ़ी बनाने के लिए साम्राज्य में जा रहा था, ठीक है। और इसने पहले से प्लानिंग बना ली थी कि आज बूढ़ों को टपका देना है सबको, ठीक है। तो ये अपने सभी बच्चों के साथ एक साथ गया, ठीक है, साम्राज्य में जाते ही। और जब साम्राज्य में जाता है तो बूढ़ों के बाल बनाने लगता है, अर्थात राजा साहब के बाल सही करने लगता है। और धीरे धीरे करके वहाँ पर सेना सजी ही, ठीक है। यहीं पर एक नाम आएगा जो नंदिवर्धन है। नंदिवर्धन का एक सेना नायक है, उसका नाम है, नाम उसका है, इतिहास में नाम उसका नहीं है, उसका नाम है चंद्रगुप्त के पिता के रूप में उसे वर्णित किया जाता है। समझ जाए ना, चंद्रगुप्त के पिता के रूप में उसे वर्णित किया जाता है कि वह कौन था। तो वह नंदिवर्धन के सेना का, जो सेना होती है ना, सेना का प्रमुख अधिकारी था, अर्थात सेना नायक था। समझ जाएंगे ना, सेना नायक था। तो देखो यहाँ पर जब ये जाते हैं तो जाने के बाद दाढ़ी सेट करते करते जो छुरा होता है, छुरा उनके गले पर लगा करके बूढ़ों को टपका देते हैं। समझ पाए ना, ये खत्म काम हो जाता है, नंदिवर्धन को समाप्त कर देता है। और फिर साम्राज्य में विद्रोह हो जाता है, क्योंकि विद्रोह जब भाई गुप्त सैनिक कोई ना कोई तो रहता है ना, अंगरक्षक, उन्होंने कुछ भी करने की कोशिश की। 9 के 9 जो उनके पुत्र थे सब जा करके उसको रोक दिया, अर्थात पूरा मोर्चा अपने हाथ में ले लिए। और इस प्रकार से नंदवर्धन जो है ये महापद्मनंद के नाम से सिंहासन पर बैठता है और बैठने के बाद स्वयं को राजा घोषित कर देता है। समझ जाएंगे ना। और इस प्रकार से पूरे साम्राज्य में अगर राजा को इस तरह आप पराजित करके या समाप्त करने के बाद, हत्या करने के बाद आप शासक बनोगे तो क्या जनता में लोकप्रियता बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी, क्या नहीं। लेकिन इसने अपने साम्राज्य पर बैठते ही अपनी शक्ति को बहुत ही सुदृढ़ यानी मजबूत किया। और इसके पास 9 पुत्र थे। 9 पुत्र का मतलब समझ सकते हो, 9 है सेना नायक। तो क्या जैसे आज की राजनीतिकरण में देखा जाए, कोई ऐसा राजनेता हो जो केंद्रीय मंत्री हो और उसके मान लो 7-8 ही भाई हो या पुत्र हो, तो भैया किसी भी क्षेत्र को दबा सकता है। ठीक वैसा ही यहाँ पर हुआ। पूरी तरह से जो पाटलिपुत्र थे उसको दबोच डाला। यहाँ पर किसी प्रकार की जो समस्या थी सबको जो है सारे विद्रोहों को दमन कर दिया, कुचल डाला। इस प्रकार से महापद्मनंद इसकी इतनी ज़्यादा सर्वशक्तिशालीता बढ़ती चली गई कि जो भी बात है वो बहुत ही शक्तिशाली कहलाया, ठीक है। तो आपसे ध्यान रखना होगा, मगध साम्राज्य पर आसीन होने वाला प्रथम शूद्र राजवंश कौन सा था? आंसर आपको लगाना होगा जो है नंदवंश। कौन सा? नंदवंश। इतनी बात समझ जाएंगे ना। तो देखो नंदवंश में टोटल शासक कितने हुए? 9। इस प्रकार से इसे नवनंद के वंश के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और इसमें जो राजा हैं, इस राजाओं का वर्णन कहाँ मिलता है? 9 राजाओं के नाम का वर्णन मिलता है महाबोधि वंश में। कहाँ पर? महाबोधि वंश, ठीक है। एक बौद्ध ग्रंथ है महाबोधि वंश, इस बात को ध्यान रखेंगे। और नंद वंश का जो फाउंडर है महापद्मनंद, इसे ये माना जाता है कि जो नंदिवर्धन है, नंदिवर्धन की एक दासी हुआ कर। दासी का मतलब आप जानते हैं, रानियां 2 प्रकार की होती है। इनकी एक जो है वास्तविक रानी होती है और एक अवैध रानियां होती हैं। तो जिसमें से एक वो तो नहीं था, दास होते हैं राजाओं के और रानियों के साथ जो कार्य करते हैं उनको दासी कहते हैं ना। तो ये एक दासी पुत्र था। क्या? दासी पुत्र था, जिसका नाम महापद्मनंद पड़ा। समझ जाएंगे ना। ये दासी पुत्र, इस प्रकार से दासी पुत्र के नाम से पूछा जाए कौन है, तो दासी पुत्र के नाम से जाना जाता है महापद्मनंद। इतनी बात कंफर्म हुई? ठीक, ध्यान रखना होगा। अब देखो हम एक बात करते हैं, तो बताओ प्रथम शूद्र राजवंश नंदवंश कंफर्म हुआ। आगे देखो, इसमें प्रथम शासक की बात करते हैं महापद्मनंद। तो महापद्मनंद का जो शासन काल होता है 344 ईसा पूर्व से लेकर के 322 ईसा पूर्व तक होता है। ये सर्वप्रथम कलिंग विजय कर, यानी इसने सबसे पहले क्या किया? कलिंग विजय किया। कलिंग क्या है? तो कलिंग आज का उड़ीसा, क्या आज का उड़ीसा राज्य कलिंग देश के नाम से कहलाता था। समझ जाए ना। कलिंग की राजधानी तोसली हुआ करती थी। क्या नाम? तोसली हुआ करती थी। तो सर्वप्रथम ये कलिंग विजय किया और कलिंग विजय करने के बाद वहीं पर एक नई
या एक नहर का निर्माण कराया। समझ पाएंगे? तो कलिंग विजय सबसे पहले किसने की? महापद्मनंद ने, और यहीं पर इसने नहर का निर्माण कराया। इतनी बात कंफर्म हुई। यह जानकारी प्राप्त होती है कहाँ से? तो कलिंग के शासक खारवेल, कलिंग के शासक खारवेल, उनका एक हाथी गुम्फा स्तंभ लेख है। ठीक है, स्तंभ लेख मतलब खंभा खड़ा करके कुछ लिखाई पढ़ाई करना ना, जैसे शहीद स्मारक बना हुआ है। स्तंभ तो हाथी गुम्फा अभिलेख है। यहीं पर भारतवर्ष का भी नाम सर्वप्रथम देखने को मिलता है। यानी भारत का नाम भारतवर्ष भी है, आपको पता होना चाहिए। भारत का नाम भारतवर्ष भी है। ठीक है, तो भारतवर्ष, भारत का नाम भारतवर्ष सर्वप्रथम देखने को कहाँ मिलता है? आंसर होगा हाथी गुम्फा स्तंभ लेख में। कहाँ पर? हाथी गुम्फा स्तंभ लेख में भारत को भारतवर्ष कहा गया है, सर्वप्रथम देखने को मिलता है। कन्फर्म हुआ इतनी बात? अब हम नहर की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आपसे कभी सवाल पूछा जाए कि सबसे पहले नहरों का विकास हमें देखने को कहाँ मिलता है? आंसर होगा कलिंग राजवंश में। कन्फर्म? लेकिन सबसे सर्वप्रथम नहरें भारत में बनवाई किसने? तो आंसर आपका होगा गयासुद्दीन तुगलक। सबसे ज्यादा भारत में नहरों का निर्माण किसने कराया? आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। इतने सवाल कन्फर्म हुए नहर से, ध्यान रखना होगा। ठीक है, चलो। तो हाथी गुम्फा स्तंभ लेख कहाँ है भाई? ये खारवेल का है, उड़ीसा में। समझ जाए ना प्रेजेंट टाइम का भारतवर्ष का वर्णन, ये आप समझते हो। अब देखो, पुराणों में कहा गया है, यानी पुराणों में कुछ कहा गया है, तो उसके पहले हम देखेंगे महापद्मनंद की और थोड़ी सी बात। तो महापद्मनंद क्या है? शूद्र था। ठीक है, और एक व्याकरणाचार्य पाणिनि है। पाणिनि की एक रचना खूब रटा होगा, अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी की रचनाकार कौन है? महर्षि पाणिनि है। तो महर्षि पाणिनि जो है महापद्मनंद के मित्र हुआ करते थे, तो जाहिर सी बात है समकालीन रहे हैं, है ना। तो महर्षि पाणिनि जो है महापद्मनंद के मित्र हुआ करते थे। ठीक है, इन्होंने इसकी वीरता का गुणगान इस प्रकार से किया है अपनी पुस्तक में। कहा है कि इसके पास 20,000 घोड़े वाली सेना थी। कौन सेना? वे सेना जो घोड़े से चलती थी। ठीक है, 20,000 घोड़े वाली सेना थी, और इसके पास 2 लाख पैदल सेना थी। पैदल सेना का मतलब होता है आर्मी। क्या? पैदल सेना का मतलब आज का समय में आर्मी। 2 लाख पैदल सेना थी, और इसके पास 2,004 घोड़ों वाले रथ थे। ठीक, यानी वे रथ जो 4 घोड़े जिनको खींचते थे। तो सोच करके देखो वो रथों की आकार क्या रहा होगा, अनुमान खुद लगा सकते हो कि एक घोड़ा तांगा खींच लेता है ना, और 4 घोड़े लगे हो तो रथ किस प्रकार का रहा होगा, अनुमान लगा सकते हो खुद ही। तो 4 घोड़ों वाले कितने रथ थे? 2,000 रथ थे, और इसके पास 3,000 से अधिक इसके पास हाथी वाली सेना थी, अर्थात वह सेना जो हाथी से चलती थी। तो सोच करके देखो महापद्मनंद की सेना कितनी भयानक थी। समझ जाएंगे ना, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब देखो, पुराणों में इसे का मतलब महापद्मनंद को सर्व छत्रांतक कहा गया है। सर्व छत्रांतक का मतलब सोच के देखो, अगर ये पहला शूद्र राजवंश था, इसके पहले वाले क्षत्रिय राजवंश थे, जाहिर सी बात अगर इस साम्राज्य पर बैठा तो क्षत्रियों ने इसका विरोध किया होगा। कन्फर्म है? ठीक है, किया होगा। तो इस प्रकार से इसे सर्व छत्रांतक की उपाधि दी जाती है, क्योंकि इसने क्षत्रियों का बहुत सारा नरसंहार किया है। समझ जाएंगे ना। तो ध्यान रखना, क्षत्रियों का नाशक यानी क्षत्रियों का नाश करने वाला उसे कहते हैं सर्व छत्रांतक। क्या कहते हैं? सर्व छत्रांतक। ये उपाधि किसकी है? महापद्मनंद की। इतना कन्फर्म हुआ? आगे देखो, इसी प्रकार से क्षत्रियों का नाश किसी भगवान ने किया था, उसका नाम है परशुराम, है ना। तो परशुराम ने भी क्षत्रियों का विनिष्टीकरण किया था इस पृथ्वी से। इस प्रकार से इसे एक भार्गव भी कहा जाता है, अर्थात परशुराम का अवतार। समझ जाओगे ना। तो बताइए, सर्व छत्रांतक और भार्गव नामक उपाधियां किसकी थी? महापद्मनंद की। ठीक है, सर्व छत्रांतक का मतलब क्षत्रियों का नाश करने वाला, और भार्गव का मतलब होता है परशुराम का अवतार। समझ जाओगे। अब आज समाज में ये जाति के रूप में देखने को मिलता, फला फला भार्गव। कभी देखना, नाम सुनना है। ठीक है, आप कोई नाम सुनेंगे उसमें लिखा रहा है कि फला फला भार्गव, समझ जाइए वो कौन है, ये महानंद के वंशज हैं, समझ जाना। ठीक है, कोई समस्या? कोई भी नाम मिले आपको कि दिखे कि भार्गव, अक्सर तुम देखोगे कहीं जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाएंगे या बड़े बड़े कहीं पर भी जाएंगे, वहाँ पर ये नाम मिलते हैं देखने को। ठीक है, भार्गव वगैरह है। ठीक है, तो ये भार्गव क्या है? तो आप अगर लिखा मैंने तो आपका दिमाग यहाँ आ जाना चाहिए। अच्छा भैया ने क्या बताया? अच्छा, परशुराम का अवतार। अच्छा ठीक है, मतलब समझ जाना कि महापद्मनंद वाले वंशज हैं। कन्फर्म?
अर्थात समझ जाइए कि आज भी नंदवंश विद्यमान है। कन्फर्म हुआ? ठीक है, ध्यान देना। तो भार्गव और शरद छत्रांतक किसकी उपाधि थी? तो आप समझ जाओगे महापद्मनंद के। कन्फर्म? आगे देखो, इसके विशाल साम्राज्य की स्थापना, यानी इसने एक बहुत बड़ा विशाल साम्राज्य बना करके एक राट और एक छत्र की उपाधि धारण की। ठीक है, इसने एक बहुत बड़ा अपना साम्राज्य बनाया, यानी अपने साम्राज्य की सीमाएं बहुत बड़ी कर ली। इस प्रकार से इसने एक राट और एक छत्र की उपाधि धारण की। समझ जाओगे ना? कोई समस्या? छत्र की उपाधि वो धारण करता है जो बड़ा साम्राज्य स्थापित करके, जिसके ऊपर छतरी की तरह देखा होगा बाहुबली में, वो होता है छत्र। ठीक है, इन पे फिर कभी हम बात करेंगे। स्वराट क्या है, एकराट क्या है, राजा क्या होता है, कब इसको सम्राट कहा जाता है, फिर कभी बात करेंगे। अच्छा, उसमें 4 बातें आपको ध्यान रखना होगा, हम फिर बताएंगे कभी। इतना कन्फर्म? तो बताओ, शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन? शिशुनाग। इसका प्रसिद्ध शासक कौन? कालाशोक। कालाशोक का दूसरा नाम काकवर्ण। क्या नाम? कालाशोक का दूसरा नाम काकवर्ण। और जो है शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदिवर्धन। कन्फर्म हुआ इतना? ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगीत किसके समय? कालाशोक के समय। ठीक है, ये पूरी आप जानकारी याद रखेंगे। और नंदवंश का संस्थापक कौन? महापद्मनंद। ठीक है, अब देखो, महापद्मनंद के समाप्त हो जाने के बाद इनके पुत्र कितने थे? राजा बनेगा कौन? ठीक, तो इनके पुत्रों व आपस में लड़ाई लागे। उसमें देखा जाए सबसे बड़ा का बनना था, लेकिन नहीं, उसमें सबसे छोटा वाला व्यक्ति था, वो बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी था। कैसे? क्योंकि मैंने बताया इनको राजा बनने में, अपने पिताजी को राजा बनने में सबसे ज़्यादा भूमिका किसने निभाई थी? तो उसका आंसर होगा, एक नाम है, इसका नाम है धनानंद। क्या? धनानंद। इनका सबसे छोटा पुत्र हुआ करता था। ठीक है, धनानंद वो सबसे ज़्यादा क्या था? सबसे ज़्यादा दूरगामी था और सबसे ज़्यादा धनलोलुप था और महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। ठीक है ना? उसने, अब सोच के देखो, अगर इन्होंने जिस राजा को हराया था उसके यहाँ सेना भी रही होगी, लड़ाई की होगी, हाँ की होगी। तो उसमें मैंने बताया था कि नंदिवर्धन का एक प्रमुख रूप से सेनापति था, उसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। का जो पिता है वह सेनापति हुआ करता था। समझ जाएंगे ना? उसका इतिहास में नाम वर्णित नहीं है। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो पिता है वो सेना नायक थे, और सेना नायक थे तो जाहिर सी बात, युद्ध में, मैदान में युद्ध भी हुआ होगा। तो मैदान में युद्ध हुआ था, और युद्ध जब हुआ था तो सोच के देखो, लगातार युद्ध लड़ते लड़ते जो चंद्रगुप्त मौर्य का पिता है वो वीर गति को प्राप्त हो जाता है। कन्फर्म हुआ? और चंद्रगुप्त उस समय एकदम छोटा सा बालक होता है, 1-2 साल का। ठीक है, चंद्रगुप्त उस समय, अभी चंद्रगुप्त नहीं, ठीक, एकदम छोटा सा बालक है। क्या है? छोटा सा बालक। तो जिसका पिता वीर गति को प्राप्त तो जिसके छोटे में ही हो चुका हो, तो सोच के देखो उसकी स्थितियां क्या होंगी। ठीक, और एक सैनिक की बात को तुम देख सकते हो होता कैसा है। ठीक है, तो वो वीर गति को प्राप्त हुआ। तो चंद्रगुप्त की माता का नाम होता है, उनका नाम मोरा देवी होता है। क्या होता है? मोरा देवी। ठीक है, और ये जो मोरा देवी है, इनकी मुख्य रूप से इनका एक व्यवसाय हुआ करता था, उसका नाम होता है मोर पालना। क्या होता है? मोर पालना। मोर जानते ना? मुरैला, मुरैला। ठीक है, मोर पालना इनका मुख्य रूप से व्यवसाय हुआ करता था। ठीक है, अर्थात ये मोर पालक थे। इस प्रकार से जब बाद में मौर्य वंश बनेगा, मौर्य वंश की परिकल्पना कहाँ से उदित होती है? यहीं से उदित होती है। ठीक, वो ऐसे बने कैसे? तो इसीलिए जब मौर्य वंश बनता है तो मौर्य वंश का प्रतीक चिन्ह बनता है, उसका नाम है, ध्वज पर बनता है मोर, मयूर। समझ जाओगे ना? उसमें उसकी माता का नाम छुपा रहता है और उसमें उसका कार्य भी छुपा रहता है। समझ पाएंगे ना? इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से मौर्य वंश उसको अभी अलग छोड़ दो, इतना जानो कि चंद्रगुप्त के पिता यहाँ पर निपट चुके। तो इसीलिए बड़े बड़े जितने जैन और बौद्ध साहित्य हैं, यहीं से चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र ना मान करके इनको जो है क्षत्रिय मानते हैं। समझ जाएंगे ना? इनको जैन धर्म और बौद्ध धर्म साक्ष्यों के आधार पर क्या मानता है? क्षत्रिय मानता है। समझ में आई बात? लेकिन जितने अन्य ग्रंथ हैं उनमें अधिक से अधिक इनको शूद्र माना गया है। ठीक है, तो अब हम आप भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन आप कुछ सोच सकते हो कि पहले कर्म के आधार पर जातीयता का निर्धारण किया जाता था, जो जैसा काम करता था वह वही कहलाता था। कन्फर्म हुआ? तो इस हिसाब से ये क्षत्रिय होंगे या शूद्र होंगे, आप कुछ समझ सकते हैं। कन्फर्म हुआ बात? ठीक है, तो यहाँ से इनकी बात अब अलग छोड़ो, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य अपनी माता पिता, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, अभी अपनी माता के साथ क्या करने लगे? अपने मामा के यहाँ रहने लगे, क्योंकि आश्रय एक ही था। ठीक है, और बाद में धनानंद, अब धनानंद से कहानी जुड़ेगी, बताएंगे। अच्छा चलो,
अब इनका जो 9 पुत्र थे उनमें लड़ाई हुई और अंततः विजय धनानंद जो था, धनानंद चंद्रगुप्त के पिता से भयंकर रूप से लड़ाई किया था। ठीक है, लड़ते लड़ते उनको वीरगति प्रदान कराई थी। समझ में आई बात? तो इसका सबसे शक्तिशाली और सबसे ज़्यादा महत्वाकांक्षी व्यक्ति कौन है? धनानंद। तो इसके बाद शासक कौन बनेगा? धनानंद। इतना कन्फर्म हुआ? डालो हेडिंग धनानंद। चलिए समझिए, देखो अब मैंने देखा धनानंद ने भार्गव की उपाय धारण कर ली। ठीक है, भार्गव और सर्व छत्रांतक के उपाय धारण कर लिया। उसके बाद राजा बनता है, उसका नाम होता है धनानंद। क्या नाम है? धनानंद। ये धनानंद इसके नाम से ही कन्फर्म है कि जिसका धन में ही आनंद मग्न हो वही है धनानंद। ठीक है, तो देखो इसे ध्यान रखेंगे, इसका एक ही काम हुआ करता था, जनता से जितना ज़्यादा से ज़्यादा धन का अर्जन हो सके। ठीक, राजा है, धन है भी, लेकिन पद जो है ये एक प्रकार से देखा जाए तो पागल किसके लिए था? धन के लिए। इसने इसके लिए हर बार वसंतोत्सव का आयोजन कराता था और इसमें ये एक बहुत बड़ा साम्राज्य का तराजू हुआ करता था, उस पर एक तरफ बैठ जाता था। मान चलो जैसे पिछना गठरी तोलने वाला तराजूआ होता है, वही मानो, है ना, बैठ जाता था और इसके बराबर हर बार धन जो है इकट्ठा होता था। ठीक है, जिस वर्ष में भाई एक बार तो होगा आयोजन, जिस वर्ष में भी इसके बराबर का धन नहीं प्राप्त हो पाता था उस साल पूरी तरह से जनता को इतनी ज़्यादा यातनाएं देता था, इतना ज़्यादा क्रूरता के साथ इनका व्यवहार करता था कि जनता ऐसे भी त्रस्त हो जाती थी। ठीक है, इस प्रकार से जनता कहीं से कुछ भी करती लेकिन इसे हर वर्ष इसके बराबर धन इकट्ठा जरूर करती। ठीक, और ऐसे हल्का फुल्का नहीं था कि हमारी तुम्हारी चाहते ज़्यादा 10, 20, 50 किलो को, नहीं, ये पूरी तरह से कुम्हड़ा हुआ करता था। मान लो 2-2.5 कुंटल तो होबे करेगा। ठीक है, ये पूरी तरह से, हाँ, उसमें पुस्तकों में वर्णित है कि इसका आकार बहुत ही विशालकाय हुआ करता था। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा विशालकाय हुआ करता, तो मान चलो 2-3 कुंटल का तो हर साल होना ही था। तो 2-3 कुंटल कब तक आएगा बताइए? जनता कब तक लाएगी? कहाँ से लेकर आएगी? जब सब कुछ तुम्हारे पास ही इकट्ठा हो जाए तो आएगा कहाँ से? कुछ ना कुछ स्रोत तो चाहिए। तो इस आधार पर सोचो, ऐसे आप समझ जाइएगा। अब है ये जनता पर सर्वाधिक टैक्स लगाया करता था। क्या टैक्स भी कस के लगाया था? जनता पर सर्वाधिक टैक्स लगाए। इस प्रकार से जनता क्या संतुष्ट रहेगी? जैसे अभी प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री अपने यहाँ जो पार्ले बिस्कुट 10 रुपये वाला है उसको अब 20 रुपये वाला कर दिए हैं। अब भाई उसको डायरेक्टली 50 रुपये कर देंगे तो कैसा मजा आएगा? समझ सकते हो? ठीक है, तो सर्वाधिक टैक्स, इससे जनता असंतुष्ट रही। समझ पाएंगे ना? इस प्रकार से बताइए जनता संतुष्ट रहेगी? नहीं, जनता असंतुष्ट रहेगी, लेकिन राजा है, कर ही क्या सकती है। ठीक है, लेकिन फिर पता है कि एक बार कोई ना कोई ऐसा जरूर होता है, कितने भी अत्याचार कर लो, कोई ना कोई ऐसा जरूर होता है जो आपके सामने खड़ा हो जाता है। कन्फर्म हुआ? तो आगे देखिए, इनके समय में ये जैन मत के अनुयायी थे। कौन से? जैनिज्म थे, जैन विचारधारा के अनुयायी थे। और इनके यहाँ 2 प्रमुख रूप से जैनिज्म गुरु हुआ करते थे जो अमात्य के रूप में थे। एक का नाम था सकटाल, दूसरा का नाम है स्थूलभद्र। स्थूलभद्र कौन है? मैंने आपको स्थूलभद्र और भद्रबाहु बताया था। स्थूलभद्र श्वेतांबर हैं, है ना, क्या है? श्वेतांबर हैं, और भद्रबाहु दिगंबर हैं। तो वही स्थूलभद्र आप समझ सकते हैं। और इन्हीं के समय में वर्ष, उपवर्ष, वररुचि और कात्यायन जैसे विद्वान इन्हीं के समकालीन थे। ठीक है, और इनके एक महत्वपूर्ण अमात्य का नाम था जिसका नाम है मुद्रा राक्षस। क्या? मुद्रा राक्षस। नाम से ही कन्फर्म है कि मुद्रा अर्थात धन के लिए राक्षस ही बन जाता था, तो मुद्रा राक्षस। ठीक है, और इसी के समय का जो महत्वपूर्ण है 325 ईसा पूर्व, 325 ईसा पूर्व में सिकंदर जो दुनिया से निकल चुका था विश्व विजय का सपना देख लेकर के, कहाँ से निकला था? तो आइए हम आपको मैप से परिचय करा देते हैं। तो आज का ये तुर्की है। क्या नाम है? तुर्की के पास में है। यह नाम है मेसिडोनिया। क्या नाम है? मेसिडोनिया। ये मेसिडोनिया से निकल करके ये पूरी तरह से निकल चुका था और ये तुर्की का होते हुए इस प्रकार से ये इराक, ईरान का उस समय नाम हुआ करता था फारस। क्या? फारस। ये फारस देश तक पूरा जीत चुका था। अब बताओ किसकी बारी है? फारस के बाद भारत में फैला हुआ है। अर्थात अगर देखा जाए तो ये भारत है और इधर ईरान है।
अब सोच के देखो, ये निकल करके आया और ईरान को जीत लिया, ईरान को पूरी तरह से जीत लिया। अब बारी किसकी है भाई? भारत की। ठीक, भारत की बारी है। तो सोच करके देखो, तो इसी समय यहाँ पर ये वर्तमान के अफगानिस्तान क्षेत्र में एक हुआ करता था, जिसे गांधार कहते हैं। क्या? गांधार। यहीं पर एक विश्वविद्यालय था जो मैंने पीछे बताया भी है, उसका नाम है तक्षशिला विश्वविद्यालय। और तक्षशिला विश्वविद्यालय, यहीं पर बड़े बड़े महान व्यक्ति रहा करते थे। ठीक है, जिनमें जितने भी अधिक से अधिक महान व्यक्ति यहीं के पढ़ाई किए हुए हैं। आप कोई भी, आप पीछे पढ़ भी चुके हो, जीवक वगैरह क्या थे, छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात थी। आर्यभट्ट थे, समझ सकते हैं ना। इन्हीं पर, यहीं पर पढ़े हुए एक व्यक्ति थे, उनका नाम था चाणक्य। क्या नाम था? चाणक्य। चाणक्य जो है ये भी यहीं से पढ़ाई किए हुए थे। और इसी समय अर्थात 325 ईसा पूर्व में ही चाणक्य यहाँ के क्या होते हैं? राजनीति के आचार्य होते हैं, अर्थात राजनीति के प्रोफेसर होते हैं। किसके? राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर होते हैं। ये अलग अलग देशों में पूरा भारत बटा हुआ था, लेकिन पूरे देश की सबसे सर्वोच्च शक्ति किसके पास थी? मगध के पास थी। ठीक है, जैसे आज कोई भी बात होगी, अगर भारत के किसी भी राज्य में किसी प्रकार की समस्या होगी, तो सबसे पहले किससे बात करेगा? दिल्ली से, क्योंकि भारत की सर्वोच्च कमान कहाँ है? दिल्ली में। उसी तरह से भारत की सर्वोच्च कमान कहाँ थी? मगध में। क्या कोई प्रदेश यहाँ कुछ कर सकता है? नहीं। अगर मान लीजिए पाकिस्तान आकर के उत्तर प्रदेश में कहीं पर बम बहा देगा, या चाइना बम बहा देगा, तो उसमें क्या उसका सामना यूपी पुलिस कर पाएगी? कर पाएगी? लेकिन क्या यूपी करेगा? नहीं। उसको तुरंत तत्काल जानकारी किसको देगी? भारत सरकार को। और भारत सरकार तुरंत उस पर कंट्रोल पाएगी। यही तो होता है, यही मुख्य रूप से काम होता है। तो चाणक्य ने इस बात को लेकर के सिकंदर के यहाँ पहुँचते हैं। ठीक है, तो सिकंदर नहीं, क्या नाम होते हैं, धनानंद के यहाँ। किसके यहाँ पहुँचते हैं? धनानंद के यहाँ। कन्फर्म हुआ? तो धनानंद अब आगे क्या करने वाला है, अब हम उसकी जानकारी लेते हैं। ठीक है, तो बताइए, चाणक्य कहाँ थे? तक्षशिला विश्वविद्यालय के। किसके गुरु हुआ करते हैं? राजनीति शास्त्र के। ठीक है, नाम क्या है? चाणक्य। इनके दूसरा नाम विष्णुगुप्त, तीसरा नाम कौटिल्य। ठीक है, इस प्रकार से इनके कुल मिलाकर 12 नाम मिलते हैं, जिनमें से 3 महत्वपूर्ण आपके हैं जो पेपर में पूछे ही जाते हैं। समझ में बात? अब आगे की जानकारी हम अगले पार्ट में देखते हैं। बताइए, इतनी जानकारी कंफर्म हुई? ठीक, और कोई प्रश्न? चलिए, अगली जानकारी अगले पार्ट में।